हाँ, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वितान और ये वितान भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए पाठ्यक्रम के लिए है हिंदी पूरक पुस्तक। और हम इसके जो पाठ है इसमें 3 हमारे पाठ्यक्रम में, उन तीनों पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग तैयार कर रहे हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम लोग आज। तो ये हमने अभी तक 2 पाठ पूरे कर लिए हैं और ये तीसरा पाठ है और तीसरा पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव। इसको आज हम लोग तैयार करेंगे और इसके छोटे-छोटे प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ उनको तैयार करेंगे। तो चलते हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर बिना देर किए। तो दोस्तों हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आ चुके हैं। हम सभी जानते हैं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? और 5 ही प्रश्न जो है वो 1 अंक के होते हैं, 1-1 अंक के 5 प्रश्न होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ हैं ये और 3 पार्ट 1, 2, 3 इसमें 3 पार्ट है, तीनों में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और हर बार मैं आपको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि मैं वही प्रश्न आपके सामने रखूँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना? अनर्गल प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो वही देखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इत्मीनान से सुनते रहें और आपको कोई भी विषय वस्तु में ऐसी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और एक बार और बोलना चाहूँगा कि यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें तो आपको विषय संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी और अपने मित्रों तक इसको अवश्य पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलो देखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ 3 अतीत में दबे पाँव और इसके लेखक है ओम थानवी। कोई भी पूछे तो लेखक कौन है इसके? तो इसके लेखक है ओम थानवी। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है लेखक के अनुसार मुअन जो दड़ों की आबादी लगभग कितनी थी? तो 85,000 वहां की जनसंख्या कितनी थी? 85,000 85,000 मतलब 85,000 के लमसम वहां पे जो लगभग वो संख्या थी 85,000। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है मुअन जो दड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 200 हेक्टेयर में। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। कितने हेक्टेयर में? 200 हेक्टेयर में। प्रश्न नंबर तीसरा मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? ये मोहनजोदड़ो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, और ये इस समय पाकिस्तान में, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी प्रश्न पर। तो पाकिस्तान में है ये। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? जैसे उसने लेखक वहां गया, वहां की गलियां देखी, वहां के घर देखे, तो लेखक को कौन से प्रदेश का ख्याल आया? तो राजस्थान का उसे ख्याल आया। प्रश्न नंबर 5वां है डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया? प्रश्न है ये, एक पाठ में जब हम पढ़ते हैं तो बीच में से आता है कि डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया? तो दीक्षित काशीनाथ के नाम पर। किसके नाम पर? दीक्षित काशीनाथ के नाम पर इसको रखा गया। प्रश्न नंबर 6 मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। और मैं बता दूं ये मोहनजोदड़ो है ना, इसी का एक नाम हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ऊपर ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको वहां पे। इसी का नाम एक और मोहनजोदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसको मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं और यहाँ पर इसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां है मोहनजोदड़ो लगभग कितने कुएं हैं? तो मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं हैं? तो 700 कुएं हैं वहां पर, कुल मिलाकर के 700 कुएं हैं लगभग। इसके बाद आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? सिंधु सभ्यता है और वहां पर कपास पैदा होती थी, ऐसे कैसे पता चला? तो सूती कपड़ा, जब इन्होंने वहां खोज की तो वहां पर इन्हें एक सूती कपड़ा मिला, वो सूती कपड़ा देख करके इनको पता चला कि यहाँ पर भी कपास होती थी, क्योंकि जब सूती कपड़ा बना है तो कपास से बना है। ठीक है, हालांकि उन्हें वहां कपास का कोई चिन्ह अवशेष नहीं मिला, लेकिन वहां सूती कपड़ा उन्हें मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? अब एक और प्रश्न ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर, खरबूजे और अंगूर, ये 3 फल उगाए जाते थे। खजूर, खरबूजे और अंगूर, ये 3 तरह के फल जो है सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर ये उगाए जाते थे। चलते हम लोग प्रश्न नंबर 10वें पर। प्रश्न नंबर 10वां है एक दाढ़ी वाली मूर्ति मिली वहां पर, जब उन्होंने खोजा
खुदाई में एक दाढ़ी वाली मूर्ति मिली, वो किसकी थी? वो याजक नरेश की थी। किसकी थी? याजक नरेश की मूर्ति थी, जो कि दाढ़ी वाली मूर्ति थी। ध्यान से सुनते रहें और चाहते स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख भी सकते हैं आप। आगे प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? हड़प्पा से जो एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, है ना, वो किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई? तो दिल्ली के संग्रहालय में वो रखी गई है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो लेखक को कुलधरा की याद आई। वहां पर एक कुलधरा है, वहां की उसको याद आई। प्रश्न नंबर 14 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उसमें जो निकली पंजीकृत चीजें, उन चीजों की संख्या कितनी थी? तो उन चीजों की संख्या थी 50,000 से अधिक, है ना। जो भी वहां पर पंजीकृत वस्तुएं निकली, वहां से जो खुदाई की तो बहुत सारे सामान, बहुत सारी वस्तुएं वहां से निकली। तो जब उनको जोड़ा गया, उनको गिना गया, 50,000 से अधिक की मात्रा उनकी, है ना। और इसके बाद है 15वां प्रश्न है, खुदाई से प्राप्त गेहूं, जो वहां खुदाई हुई तो वहां पर गेहूं के दाने भी मैंने मिले। तो गेहूं का रंग कैसा था? वो काला था, क्योंकि आज से 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। अभी आएगा आपसे ये भी प्रश्न तैयार हो सकता है कि जो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है ये कितने वर्ष पुराना है? तो 5,000 वर्ष पुरानी है। तो 5,000 सालों से यदि कोई अनाज रखा रहेगा तो उसका रंग संभव है कि वो काला हो जाए। तो मोहनजोदड़ो में जो गेहूं का रंग था वो काला था। प्रश्न नंबर 16 है, अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? वहां पर एक अजायब घर है, उस अजायब घर में एक व्यक्ति तैनात था, उसका नाम था अली नवाज। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सिंधु सभ्यता की खूबी है सौंदर्य बोध। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सिंधु सभ्यता की खूबी है सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? तो लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को नाम दिया समाज पोषित। मुअन जोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र? प्रश्न नंबर 19वां है कि ये अपने काल में किसका केंद्र है, किस चीज का केंद्र है? तो ये अपने काल में सभ्यता का केंद्र ये रहा है। किसका केंद्र है? ये सभ्यता का केंद्र ये रहा है। इसके बाद राखलदास बनर्जी क्या थे? ये कौन थे ये? तो राखलदास बनर्जी जो है ये पुरातत्व वेत्ता थे, ये पुरातत्व वेत्ता थे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21वां है, भारत या दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से हैं? भारत के भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया की भी हैं ये 2 सबसे पुराने नियोजित शहर। तो एक तो मोहनजोदड़ो और एक है हड़प्पा, है ना, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ। प्रश्न नंबर 21वां है, मोहनजोदड़ो को प्रश्न नंबर 21वां है, मोहनजोदड़ो को वर्तमान समय में क्या कहते हैं? जो मोहनजोदड़ो है उसको वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं वो मोहनजोदड़ो को वर्तमान समय में? तो मोहनजोदड़ो, ये ध्यान रखना, मैंने भी आपको बोल भी दिया था। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अभी इस समय, है ना। पाकिस्तान में, भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है। तो वहां पर ये है राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी है, वो यहाँ कब आए थे मोहनजोदड़ो में? इसकी खुदाई करने 1922 में वो यहाँ पधारे थे और उन्होंने इसकी खोज की। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी जाती है? जो दक्षिण दिशा में टूटे फूटे घर थे उनका जमघट था, वो किसकी बस्ती? कामगारों की बस्ती थी। प्रश्न नंबर 24वां, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती थी? तो मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती थी। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर की दूरी पर, ध्यान रहेंगे इसको। प्रश्न नंबर 25वां है, महाकुंड कुंड जो था, वहां पर कुंड मिला उन्हें, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी और गहराई कितनी थी? मतलब लंबाई, चौड़ा और गहराई का प्रश्न है ये। तो लंबाई ध्यान रखेंगे 40 फुट, है ना, 40 फुट है ये, है ना, मिसप्रिंट हो गया लिखने में, है ना, 40 फुट। और
ठीक है ना? और 40 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और 25 फुट इसकी चौड़ाई है ना? और 7 फुट ये गहरा है ना? 40 फुट ये लंबा है, 25 फुट चौड़ा है और 7 फुट ये गहरा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26वां है। कुंड में पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? अब वो कुंड है, वहाँ पर पानी का प्रबंध कहाँ से होता था? कुंड है वहाँ पर पानी का। तो जैसे कई जगह पर देखते हैं ना अपन प्राचीन मंदिरों के पास जाते हैं,